एपिसोड की शुरुआत में कुछ सैनिक बर्फ से ढके पहाड़ों से जा रहे होते हैं। उनके हाथों में बंदूक होती है और वो सब रात को रुकने का प्लान बनाते हैं। इसी के साथ एक आदमी जिसका चेहरा जला हुआ था, वो जिया नाम के आदमी को अपने कंधों पे उठा के चलता हुआ नजर आता है। इसके बाद रात होने तक सैनिक अपने रहने का इंतजाम कर लेते हैं। तभी वो आदमी जिया को लेके उनके कैंप तक चला जाता है। वहां मौजूद सैनिक उसे देखने के बाद भूत भूत चिल्लाने लगते हैं, तो बाकी लोग भी वहां चले आते हैं। वो आदमी जिया को नीचे जमीन पे रखता है और कहने लगता है कि इसका इलाज करो। इतना बोलते ही वो वहां से भाग जाता है। इसके बाद सैनिक उसका इलाज करने लग जाते हैं और वो बातें करते हैं कि उस आदमी का चेहरा जला हुआ था, क्या वो शैतान था। लेकिन कुछ बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, वो कोई पागल होगा। तभी जिया ने कहा कि वो पागल नहीं है। बाकी लोगों के पूछने पे उसने बताया कि मेरा नाम है जिया और मैंने उसे फिर से जिंदा किया। तो सभी लोग ये सुन के हैरान हो जाते हैं। तभी जिया के बचपन की कहानी दिखाई जाती है, जिसमें जिया की माँ उसे तैयार कर रही थी। इसके बाद उनके घर पे मेहमान आते हैं और उनके साथ एक छोटी बच्ची थी जिसका नाम एसिए था। एसिए के पापा हुस्नू ने जिया के पापा को कहा कि इस गरीबी में इसको मैं पाल नहीं सकता और इसकी मॉम भी गुजर गई है। तो जिया के पिता मुजफ्फर ने जवाब में बोला, आप फिक्र मत करो, अब से एसिए भी हमारी बेटी है। इसके बाद हुस्नू वहां से चले जाते हैं। फिर घर में जिया और एसिया दोनों साथ में खेलते हैं। मुजफ्फर एक डॉक्टर है, तो वो जिया को शरीर के अंगों के बारे में जानकारी देता है ताकि बड़ा होके वो भी डॉक्टर बने। इसके बाद मुजफ्फर के पास कुछ लोग एक आदमी को लेके आते हैं। तब मुजफ्फर ने कहा कि तुम्हें कितनी बार बताया है, वहां पहाड़ी पे मत जाओ, वहां कोई खजाना नहीं है। अब इसकी हालत देखो, इसके पैर सड़ चुके हैं और अब इसके पैरों को काटना होगा। जिया भी वहां खड़ा ये सब देख रहा होता है। इसके बाद जिया ने एसिया को बताया, देखो ये फल सड़ चुका है, अब ये किसी दूसरे की जिंदगी बन चुका है। ये कीड़ा इसे खा के मिट्टी में मिल जाएगा और इस फल के बीज से एक नया पेड़ बन के निकलेगा। इस पर एसिया ने कहा, लगता है सिर्फ इंसान ही है जो मर के बीच में अटक जाता है। मैंने भी अपनी माँ को मिट्टी में दफनाया था, लेकिन उसमें से तो कोई नई माँ नहीं निकली। तभी प्रेजेंट में जिया ने कहा, वो निकलेगी, मैं वादा करता हूँ। इसके बाद जिया एसिया की कई पेंटिंग बना के उसे एक सर्कल में डालता है और उसे घुमाने पर ऐसा लगता है कि कोई मूवी चल रही है। समय बीतने के साथ साथ दोनों बड़े हो जाते हैं। सभी परिवार वाले तालाब के पास बैठे हुए नजर आते हैं। तब जिया की मॉम गुलफेम को प्यास लगती है और वो पानी वाले को बुला के उससे पानी लेके पी लेती है। तब उसने कहा, ये पानी थोड़ा कड़वा है। वहाँ साइड में जिया एक किताब पढ़ रहा था जिसका नाम था इलाज के जादुई तरीके। तभी वहाँ उसके पापा आते हैं और पूछते हैं, ये किताब तुम्हें कहाँ से मिली। तो जिया ने बताया कि ये किताब मैंने इस्तांबुल से मंगवाई थी। उसके पापा ने बोला, ये जादू वगैरह सब बकवास है, क्योंकि तुम इन किताबों में मरे हुए लोगों को जिंदा करने का तरीका ढूंढ रहे हो। ऐसी किताबें खोजना बंद करो, ये सब झूठ है। इस पर जिया ने बोला, अगर ये सच हुआ तो। इसके बाद मुजफ्फर अपने परिवार वालों को रोगियों के पास ले जाते हैं। वो जिया को सच दिखाना चाहते थे क्योंकि उसे भी एक डॉक्टर बनना था। वहाँ गुलफेम अपनी दोस्त ओफेलिया से मिलने जाती है। वो उसे कुछ दवाइयाँ और खाना देती है। उसके चेहरे और शरीर पे बीमारी की वजह से काफी दाग हो चुके थे। तभी जिया ओफेलिया के पास जाके उनके हाथों को छूने लग जाता है। मुजफ्फर जिया को ओफेलिया से दूर करते हैं और कहने लगते हैं कि उसे मत छुओ। तब जिया ने गुस्से में बोला कि छूने से बीमारियां नहीं फैलती, आप चाहते ही नहीं कि मैं बीमारियों को गहराई से जानूं। आप दवाइयां बना रहे हैं लेकिन उनका असर नहीं हो रहा। आपको इलाज के लिए नए तरीके अपनाने चाहिए। घर आने के बाद एसिया ने जिया से कहा, तुमने पापा से गलत तरीके से बात की, अब जाओ उनसे माफी मांगो। इसके बाद जिया अपने पापा से माफी मांगता है तो उन्होंने कहा, तुम जरूर सीखो लेकिन सब्र करो। तो इस समय रात हो चुकी थी और तभी दरवाजे पे कोई आदमी आता है। उसने बताया कि मेरा बेटा उल्टियां कर रहा है, उसे डायरिया है और हर कोई बीमार है। मुजफ्फर ने कहा, सभी लोगों को बोलो वो गलियों में आ जाएं और जो चल सकते हैं वो मेरे क्लिनिक तक पहुंच जाएं। तो जिया भी अपने पिता के साथ
चला जाता है। तो जब वो गली में जाते हैं तो वहाँ पर काफ़ी बीमार लोग मौजूद थे। तब जिया ने कहा कि ये कोलेरा लगता है, ये छूने से नहीं फैलता, ये पानी और खाने से फैलता है। इस पर मुजफ्फर ने बोला, अभी कुछ कह नहीं सकते, तुम सभी लोगों को बताओ कि क्या करना है। तो जिया ने लोगों से कहा कि सिर्फ उबला हुआ पानी ही पीना, इसके होने के कई सारे लक्षण हैं, जैसे पेट में दर्द होना और उल्टी। इससे शरीर में पानी की कमी होती है, इसलिए खूब पानी पीना, लेकिन उबाल के। अगर किसी के पास सरसों है तो उसका लेप लगा लें। ये बीमारी कुएं के पानी से फैल रही है। वहाँ घर में जिया की माँ गुलफेम भी बीमार होने लगती है, क्योंकि उसने भी तालाब के किनारे पानी पिया था जो कि उसे कड़वा लगा था। सुबह होने तक कई लोगों की मौत हो जाती है और बाकी बचे लोगों के लिए दवाई का इंतजाम हो जाता है। वहाँ घर में गुलफेम ने किसी को अपनी बीमारी के बारे में नहीं बताया था। तो मुजफ्फर के पूछने पे उसने कहा कि अगर मैं आपको बता देती तो आप दूसरों का इलाज छोड़ के मेरे पास चले आते। इसके बाद गुलफेम ने जिया और एसिया से कहा कि तुम एक दूसरे का साथ कभी मत छोड़ना। अगले कुछ दिनों में गुलफेम की मौत हो जाती है और उनके साथ साथ कई और मरे हुए लोगों को भी दफनाया जाता है। जिया ने एसिया से कहा कि हम हार गए, सिर्फ एक बीमारी से मोम और लोग मारे गए। जिया काफी उदास होता है और तब एसिया उसे किस कर लेती है। इसके बाद जिया एक आदमी को खत लिखता है कि आपने अपने पिछले खत में पुनर्जन्म की किताब का जिक्र किया था, जिसमें मेरा काफी इंटरेस्ट है। जब मैं इस्तांबुल आऊं तब हम आपकी चुनी हुई जगह पर मिल सकते हैं। तो इस तरह जिया अपनी मोम और लोगों की बीमारी का इलाज ढूंढने के लिए इस्तांबुल की तरफ निकल जाता है। जिया को मेडिकल स्कूल में जाना था। एसिया ने उसे खत भेजते रहने को कहा। वहाँ जिया अपने सफर के साथ ही एसिया के लिए खत लिखना शुरू कर देता है। इस्तांबुल के होटल में जिया एक आदमी से मिलता है जिसका नाम फुआद होता है। फिर जिया ने ही होटल का कमरा बुक किया और दोनों कमरे में चले गए। तब जिया ने कहा, हम 1 साल से एक दूसरे को खत लिख रहे हैं। तब फुआद ने जिया को एक किताब दी और कहा कि मेरे मालिक खुश हैं कि वो ये किताब किसी पढ़े लिखे के पास भेज रहे हैं। तो जब जिया किताब खोलता है तो वो बिल्कुल खाली थी। तभी फुआद जिया के सिर पे बोतल से हमला करता है, जिससे कि वो नीचे गिर के बेहोश हो जाता है। होश आने पर वहाँ कमरे में कोई नहीं था। उसने होटल के मालिक से कहा कि वो आदमी मेरे कॉलेज की फीस ले गया, बताओ कहाँ है वो आदमी। उसका नाम फुआद है, लगता है तुम भी उसके साथ मिले हुए हो। तब होटल के मालिक ने कहा कि उस आदमी को कमरे में तू लेकर गया था, मैं नहीं। और इसी के साथ जिया को धक्के मार के होटल से बाहर निकाल दिया जाता है। इसके बाद जिया मेडिकल स्कूल की तरफ चला जाता है। वहाँ अंदर जाने का गेट बंद था, तो वो खत लिखने के बाद वहीं पे सोने लगता है। लेकिन तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। तो जब उसने देखा तो पता चला कि एक आदमी कमरे में अकेला बोल रहा था कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो याद रखो, अगले हफ्ते एग्जाम होगा। जिया को लगता है कि ये कोई पागल है, तो वो अपनी जगह पर वापिस से सो जाता है। अगले दिन सुबह होने पर जिया के सामने एक खोपड़ी रखी हुई थी और उसमें एक पर्ची भी थी जिसमें लिखा था, मैंने देखा कि तुमने मुझे देखा। तभी वो कल रात वाला आदमी अपने कुत्ते के साथ कमरे में नजर आता है। वो रस्सी को खींच के पर्दे को नीचे कर देता है और उसमें से धुआं निकलता है। एपिसोड की शुरुआत में सैनिक आपस में बात कर रहे होते हैं कि यहाँ पर खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा, हमें यहाँ से जाना चाहिए, नहीं तो जिंदा रहने के लिए हमें एक दूसरे को मारना होगा। लेकिन तभी वही आदमी जिसका मुंह जला हुआ था वो खाने के लिए एक बड़े हिरन को लेके आता है। वो उसका दिल निकाल के बोलता है कि इसे जिया को खिला दो। फिर वो वहां से लड़खड़ाते हुए चला जाता है और थोड़ा दूर जाके चिल्लाता है, जागो। इसके बाद जिया की पुरानी कहानी दिखाई जाती है जिसमें वो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले रहा था। तो जब जिया बाजार से जा रहा था तो उसकी मुलाकात एक हमदी नाम के आदमी से होती है। वो खाने बनाने का काम करता है। उसने जिया को बिना पैसों के खाना खिलाया। तब हमदी के पूछने पर जिया ने उसे अपनी सारी कहानी बताई कि उसके साथ क्या क्या हुआ। फिर इसके बाद जिया वहीं पे काम करने लग गया और हमदी ने उसे दुकान में ही रात को सोने के लिए कहा। अगले दिन सुबह होने पर ihsan वहां पर आता है। ये वही आदमी है जो कॉलेज की क्लास में बिना स्टूडेंट के पढ़ा रहा था।
और इसी ने खोपड़ी के अंदर पर्ची डाल के जिया के पास उसे रखा था। जिया हमदी और एहसान की बातें चुपके से सुनता है। एहसान ने बताया, वो आवाजें मुझे फिर से सुनाई दे रही है और मेरा कॉलेज वापिस से ओपन हो रहा है मेरे बिना। इस तरह 1 और साल बीत जाएगा। ये बताने के बाद ईशान वहां से अपने घर चला जाता है। जिया ने हमदी से पूछा, ईशान को क्या हुआ है? तो उन्होंने बताया कि वो एक अमीर खानदान से था। उसका सपना डॉक्टर बनने का था। उसके घर वाले उसके डॉक्टर बनने के खिलाफ थे, तो उसने पेरिस जाके पढ़ाई की और यहाँ आके वो लेक्चरर बन गया। लेकिन उसके तौर तरीके दूसरों से अलग थे, तो उसे दूसरे साल ही कॉलेज से निकाल दिया गया। फिर वो सबसे अलग होके सिर्फ किताबों को ही पढ़ने लगा। कुछ साल पहले उसके घर के पीछे जोरदार धमाका हुआ। अगले दिन जब जिया कॉलेज के गेट पे पहुंचा तो वहां एक आदमी भिखारन को डांट रहा था। तो जिया ने उस आदमी को भिखारन से माफी मांगने को कहा। कॉलेज के अंदर जाने पर प्रोफेसर सुलेमान सभी स्टूडेंट्स को कुछ बता रहे थे, लेकिन जिया ने बाहर देखा ईशान उस भिखारन को एक बोतल दे रहा था। प्रोफेसर ने जिया से कहा, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? बताओ मैंने अभी क्या बोला? तो जिया ने प्रोफेसर की कही बातों को दोहराया। वो ये सुन के थोड़ा हैरान हो गए। जिया ने साइंस से रिलेटेड कुछ बातें कही कि हमें बीमारियों के इलाज की नई खोज करनी चाहिए, ना कि पुराने इलाज के तरीके रटने चाहिए। प्रोफेसर को लगा कि जिया उनकी बेइज्जती कर रहा है और उनके सामने बोल रहा है, तो वो उसे प्रिंसिपल के पास ले जाते हैं और इस तरह जिया को मेडिकल कॉलेज से पहले दिन ही निकाल दिया जाता है। हमदी ने कहा कि तुम्हें ज्यादा नहीं बोलना चाहिए था। सुबह होने पे जिया ईशान के पास जाता है और उसे अपनी सारी कहानी बताने लग जाता है कि उसे कैसे कॉलेज से निकाल दिया गया। इसी के साथ ईशान की भी पुरानी कहानी दिखाई जाती है, जिसमें वो कई लोगों को लेक्चर दे रहे थे और वहाँ जिया के पापा मुजफ्फर भी मौजूद थे। ईशान पेरिस से स्टडी करके आया था। मुजफ्फर ने कहा, हम आपके साथ हैं, आप बताओ आपने क्या नया जाना और हम यहाँ के बारे में आपको बताएंगे ताकि हम आगे बढ़ सकें। ईशान जिया को पहले से जानता था, लेकिन उसने इसके बारे में कुछ नहीं बताया। इसके बाद एक सीन दिखाया जाता है जिसमें मुजफ्फर ईशान को खत लिखता है कि मेरा बेटा जिया अब कॉलेज जाने वाला है। मेरी आपसे विनती है कि आप उस पे नजर रखें। मैं नहीं चाहता उसे इसके बारे में पता चले। वो आपकी तरह जिद्दी और इंटेलिजेंट है। तो अगले दिन जिया के साथ ईशान भी कॉलेज में जाता है। उसने सुलेमान से जिया की कंप्लेन वापस लेने को कहा। ईशान ने कहा, एक बार आपने नशे में किसी का इलाज किया और एक बच्चे को अपाहिज बना दिया और फिर मुझे उसे बचाना पड़ा। आपका मेडिकल लाइसेंस भी फर्जी है। क्या मैं सबको ये बता दूं? तो इस तरह से सुलेमान मान जाता है और जिया वापस से कॉलेज जाने लग जाता है। अगले दिन कुछ लोग शहर में एक बड़े से चूहे को मार देते हैं। वहाँ आसिये ओफेलिया को खाना देने जाती है और उनकी बातें एक आदमी सुन रहा होता है। अगले दिन जब हमदी आया तो उसने एक आदमी को उठा के कहा कि तुम्हारे पास काफी चूहे हैं, उठो नहीं तो वो तुम्हें खा जाएंगे। चूहे उस आदमी के कानों को खा चुके थे, जिसकी वजह से खून आने लगा था। तभी वहाँ जिया आता है। उसने कहा कि ये प्लेग हो सकता है, पहले भी इस बीमारी से कई लोगों की जान गई है। तब हमदी ने कहा कि जिया तुम्हारे कानों से भी खून आ रहा है। बचपन में जिया को बच्चों की कहानियां नाम की किताब मिलती है, लेकिन असल में वो एक पुनर्जन्म की किताब थी। वो किताब जिसके भी पास जाती वो मारा जाता। किताब को पढ़ने के बाद जिया गीला आटा लेके उसे एक आदमी की तरह आकार देता है ताकि वो उसमें जान डाल सके। जिया को ये सब करते हुए उसके पापा मुजफ्फर देख लेते हैं। वहाँ हमदी उस शराबी के पास बैठा हुआ था। उसे चूहे ने काटा था, तो उन्होंने जिया को शराब लेके आने को कहा। जिया ने अंदर जाके अपने अंडर आर्म के बाल काट लिए और चाकू के जरिए अपने कान को थोड़ा सा काट डाला, जिससे कि खून आने लगा। बाहर जाने पर हमीद ने कहा कि तुम्हारे कानों से भी खून आ रहा है। इसके बाद जिया मीठे आटे की गोलियां बना के सभी दुकान वालों को देता है और कहने लगता है कि इसे अपनी दुकान के कोनों में रख दो, जब चूहे इसे खाएंगे तो वो मर जाएंगे। फिर जिया ने अपने कॉलेज के दोस्त यूनुस से कहा कि आज हम कॉलेज नहीं जाएंगे। जिया को ईशान के पास जाना था। उसने यूनुस को बताया कि तुम्हें बस मेरी हाँ में हाँ मिलानी है। वहाँ ओफेलिया की मौत हो जाती है। एक आदमी ने एसी से कहा कि उसने आत्महत्या तुम्हारी वजह से की है, क्योंकि तुम खूबसूरत हो। तुम्हें देखने के बाद उसे अपने पुराने दिन याद आते थे और इसी के साथ ओफेलिया के सामान
और कपड़ों को जला दिया जाता है। ईशान के घर पहुंचने पर जिया अपने कपड़े उतारने लग जाता है और कहने लगता है, बाजार में हर तरफ चूहे घूम रहे हैं, ये देखो चूहा मेरा भी कान चबा गया। फिर जिया अपने अंडर आर्म्स को दिखाता है जो कि लाल हो चुके थे और अपनी काली जीभ को भी दिखाता है। हालांकि उसने अपनी जीभ पे काला रंग लगा रखा था। जिया ने बताया, ये सब चूहों की वजह से हो रहा है, आपको मुझे बचाना होगा। तो ईशान उसके सारे कपड़े जला देता है और उसने जिया को पीने और शरीर पे लगाने के लिए दवाई दी। इस तरह जिया ईशान के घर के अंदर चला जाता है। वो बताता है कि मुझे थोड़ा बुखार है, तो ईशान उसके लिए खाने पीने की चीजें लेकर आता है। वहीं प्रेजेंट के सीन में जिया सैनिकों को अपनी कहानी सुना रहा था। जिया ईशान के घर में रात भर नहीं सोया। जिया ने उसको उठाकर कहा कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जान गया हूँ, मैंने ही तुम्हें बेहोश किया था। अब हमें एक साथ काम करना होगा और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं सबको बता दूंगा और फिर तुम्हें जेल जाना होगा। जिया को पहले से ईशान पे शक था कि ये कुछ कर रहा है। इसी का पता लगाने के लिए वो उसके घर में रुका। रात को जिया ने ईशान की शराब में बेहोशी की दवाई मिला दी थी। फिर जिया ने उसके पॉकेट से चाबी को निकाला और उसके कमरे के दरवाजे को खोला। तो जब उसने पर्दे को हटाया तो वहां नीचे मशीन से एक सूअर बंधा हुआ था जिस पे ईशान एक्सपेरिमेंट करता था। वहां साइड में एक पुनर्जन्म की किताब भी रखी हुई थी। तो जिया उसे पढ़ने और याद करने लग जाता है। फिर एक पुराने सीन में मुजफ्फर उस पुनर्जन्म वाली किताब को फाड़ देते हैं, लेकिन तब जिया ने कहा, मेरे दिमाग में सब छप चुका है। जिया ने ईशान से कहा, हमें साथ में काम शुरू करना होगा। मैंने उस किताब को यहाँ से दूर कहीं छुपा दिया है, लेकिन मुझे उसके हर पन्ने याद हैं। तभी दरवाजे पे यूनुस और हमदी आते हैं। वो जिया का हालचाल पूछने आए थे। तब जिया ने बोला कि ईशान को लगता है मुझे प्लेग हो गया है, मैं कुछ दिन और यहाँ रुकूंगा। जिया ने कहा, किताब कहती है कि बीच सर्द में पहली बर्फ पहले मशीन पे गिरेगी। हमें उस रोशनी को दिमाग और दिल तक ले जाने की जरूरत है। तभी डाकिया मुजफ्फर का खत लेके आता है। फिर जिया ने कहा कि हमें एक लाश की जरूरत है जो सड़ी ना हो। तो दोनों कब्रिस्तान की तरफ निकल पड़ते हैं। वहाँ कुछ लोग एक मरे हुए आदमी को दफना रहे थे। उनके जाने के बाद दोनों उसे वापस से निकाल लेते हैं। वो लाश को जूते पहना के उसके ऊपर काला कपड़ा लपेट देते हैं। वापिस आने पर रास्ते में उन्हें पुलिस मिलती है। वो पूछते हैं कि ये कौन है। जिया ने बताया कि ये मेरी नानी है, इनकी आंखें देखो, ये बीमार है। तो इस तरह दोनों अपने घर तक पहुंच जाते हैं। वहाँ एशिया को भी जिया की याद आने लगती है। तो मुजफ्फर और एशिया दोनों कुछ दिनों में इस्तांबुल की तरफ निकलने का प्लान बनाते हैं ताकि वो जिया से मिल सकें। लाश को घर लाने के बाद दोनों उसे मशीन में फिट करते हैं। तब जिया ने कहा कि हमें खून की जरूरत है। तो वो पैसे लेके उस भिखारन के पास जाता है। पैसे के बदले वो उनसे खून ले लेता है। वहाँ एक लड़का भी था, वो भी अपना खून दे देता है। तो इस तरह जिया को 2 बोतल खून मिल जाता है। वहाँ कमरे में ईशान ने अपने मशीन का पूरा सेटअप कर लिया था और उसे अब बस बिजली के चमकने का इंतजार था। जब बिजली उस मशीन पे गिरी तो मरे हुए आदमी को झटका लगा और उसकी आंखें खुल गई। लेकिन उस बिजली की वजह से कमरे में आग लग गई और वहां जोर से ब्लास्ट हुआ, क्योंकि वहां पर पहले से ही बारूद मौजूद था। तो जब जिया कमरे के अंदर गया तो वहां ईशान पूरी तरह से जल चुका था। तो जब जिया सैनिकों को अपनी कहानी सुना रहा होता है तो वो उसे सुन के काफी ज्यादा हैरान नजर आते हैं। जिया ने बताया, जब बिजली गिरी तो जोर से ब्लास्ट हुआ, लेकिन मशीन बिल्कुल ठीक थी। तब उसने अपने हाथों की तरफ देखा तो उसे याद आया किताब में 81 पन्ने हैं और आखिरी पन्ना खाली है। उसे अपनी नानी की कही बात याद आती है। उन्होंने बताया था कि अपने दाहिने हाथ की लकीरों को देखो, वहाँ 18 लिखा हुआ है और अपना बायां हाथ देखो, उस पर 81 लिखा है। तो जब हम अपने दोनों हाथों को जोड़ते हैं तो 99 बनता है। किताब में लिखा हुआ है खुदा के 99 नाम है। जिया कहने लगता है कि उस किताब का आखिरी पन्ना खाली है, यानी एक नई जिंदगी। फिर एक पुराना सीन दिखाया जाता है जिसमें जिया की नानी बात कर रही थी कि जिया समय से पहले पैदा हो गया, तो उसके मम्मी के पेट को चीर के जिया को निकालना पड़ा और उसके बाद उसे बच्चा नहीं हुआ। इसके बाद जिया ईशान को उस मशीन से बांध देता है और वो अपने दोनों हाथों की हथेली को काट के उसका खून बोतल में डालता है, जिसकी वजह से वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। उसके बाद वापिस से उस मशीन पे बिजली गिरती है। तो जब जिया को होश आता है तो ईशान जिंदा हो चुका था। वो अजीब आवाजें निकालता हुआ उसके पास आ रहा था
जिया उसे देखने के बाद काफी ज्यादा खुश हुआ, लेकिन ईशान का आधा चेहरा जल चुका था। जिया उसके चेहरे पे दवाई लगाने लगा, लेकिन ईशान उसे खाने लगा। इसके बाद कब्रिस्तान वाली लाश को जिया घर के पास में दफना देता है। फिर वो कुछ पैसे लेके उनके जरिए खाना लेके आता है और ईशान को खाने पीने के लिए कुछ देता है। जिया ईशान से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता। इसके बाद जिया उसे नहला के सोफे पे सुला देता है, लेकिन रात होने पर वो डरने लगता है क्योंकि वहाँ पास में आग जल रही थी। फिर रात में जिया यूनुस के पास चला जाता है, जो कि हॉस्टल में रहता है। वो यूनुस को ईशान के घर पे लेके आता है, तो यूनुस उसे जला हुआ देख के डर जाता है। तब जिया ने उसे सब कुछ बता दिया जो उसके साथ हुआ। उसने यूनुस से कहा कि मैं हमदी बाबा को ये बताऊंगा कि मैं 2 रातों से तुम्हारे पास था। मैं तुम्हारे मकान मालिक से कह दूंगा कि मैं दीवार कूद के तेरे पास आया था। फिर हमदी बाबा को यकीन हो जाएगा कि मैं यहाँ नहीं था और धमाके के वक्त मैं तुम्हारे साथ था। इसके बाद जिया और यूनुस उस लाश को वापिस से बाहर निकाल लेते हैं। जिया उसे मशीन वाले कमरे में ले जाके रख देता है और वहां पर तेल डाल के आग लगा देता है ताकि सब कुछ खत्म हो जाए, लेकिन उन्होंने ईशान को पहले ही बाहर निकाल लिया था। इसके बाद तीनों घोड़ा गाड़ी पे बैठ के थोड़ा दूर तक चले जाते हैं। वहां वो ईशान को उतार के उसे अकेला ही छोड़ देते हैं। वहां एसी और मुजफ्फर जिया से मिलने के लिए इस्तांबुल की तरफ निकल पड़ते हैं। दोनों दोस्त पैदल भागते हुए बाजार तक पहुंच जाते हैं। दोनों ने पानी के जरिए अपने कपड़ों को साफ किया और फिर वो हमदी बाबा के पास चले गए। जिया ने बताया कि जब मैं ईशान के पास था तो मुझे डर लग रहा था। मैंने उसके घर पे बारूद की नई बोरियां देखी। मुझे लगा कि कुछ बुरा होने वाला है, तो मैं यूनुस के पास चला गया। तो यूनुस भी उसकी बातों में हाँ बोल देता है। इसके बाद जिया ने कहा कि मैं पढ़ाई छोड़ रहा हूँ और यहाँ से अपने घर जा रहा हूँ। तो वो अपना सारा सामान लेके हमदी बाबा के पास से चला जाता है। वहाँ बाजार में एक आदमी लोगों को खबर सुना रहा था कि शहर में सर्कस होने वाला है। इसके बाद जिया एक जगह पे जाके बैठ गया और रोने लगा। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई दी, तो जब उसने देखा तो वहाँ साइड में ईशान खड़ा था। वो जिया को बुलाने की कोशिश कर रहा था। इसके लिए उसने अपने मुंह का पर्दा भी हटा लिया, लेकिन ईशान का चेहरा देखने के बाद वहाँ खड़े लोग काफी डर गए और कुछ लोग उसे भूत समझ के मारने लगे। इतने में जिया ने उसे छुड़ाने की कोशिश की और फिर वो वहाँ से भाग गया, लेकिन लोगों ने उसके ऊपर जाल फेंक दिया। ईशान अब जाल के अंदर था, लेकिन उसने अपनी ताकत से जाल को चीर दिया और वो बाहर आ गया। ये देखने के बाद वहां खड़े लोग उससे डरने लगे। उधर जिया अपने घर वापस जाने के लिए नाव का पता लगा रहा था। तभी उसके पापा मुजफ्फर और एसिए इस्तांबुल पहुंच जाते हैं, लेकिन किसी ने एक दूसरे को नहीं देखा। जिया को पता चलता है कि इस वक्त कोई भी नाव मुदानिया नहीं जाने वाली। एक आदमी ने बताया यहाँ से कुछ दूर एक नाव लगी हुई है, वो तुम्हें मुदानिया ले जाएगी। तुम अकेले जा रहे हो तो सौदा थोड़ा महंगा होगा। तो जिया उस आदमी के कहने पर उस जगह पर चला जाता है। वहाँ एक नाविक मौजूद था। जिया ने उसे मुदानिया जाने को पूछा और उसे अपने लगभग सारे पैसों के साथ एक घड़ी भी दे दी। तो इस तरह नाविक मान गया, लेकिन उसे और भी पैसे चाहिए थे क्योंकि सफर काफी मुश्किल भरा है। तो इस तरह से दोनों मुदानिया की तरफ निकल पड़ते हैं। वहाँ किनारे पे ईशान खड़ा ये सब देख रहा था। मुजफ्फर और आसिये जिया के मेडिकल कॉलेज तक पहुँच जाते हैं। वो प्रोफेसर सुलेमान से मिलते हैं और उनसे जिया के बारे में पूछते हैं। तब उन्होंने कहा अगर वो दिख जाए तो मुझे भी बता देना। क्या आपने खबर सुनी है कि ईशान के घर पे आग लग गई थी? ईशान जिया के साथ काम करने लगा था। दोनों की सोच एक जैसी थी। ईशान तो मर गया, उसकी लाश के बस कुछ टुकड़े ही मिले हैं। लेकिन तभी वहाँ यूनुस आता है। उसने बताया कि जिया को कुछ नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक है। वो तो आपसे मिलने बुरसा गया है। मैं आपको हमदी बाबा के पास ले जाता हूँ, वो आपको सब सच बता देंगे। तब हमदी बाबा ने बताया कि इस्तांबुल आते ही जिया को लूट लिया गया था। मुजफ्फर हमदी बाबा का शुक्रिया करते हैं क्योंकि उन्होंने जिया की मदद की। उन्होंने बताया जिया ने कॉलेज छोड़ दिया है। यहाँ उसने जो कुछ भी देखा उससे वो डर गया। वहाँ रात में एक आदमी गलियों में कैंडल्स को जला रहा था। तभी उसने ईशान को देखा और वो डर के भाग गया। तो जब ईशान ने अपनी शक्ल शीशे में देखी तो वो खुद को देख के डर गया और उसे अपना पहले वाला चेहरा याद आने लगा। इसके बाद उसका कुत्ता वहाँ पर आया और वो उसे एक जगह पर ले गया जहाँ दोनों रात में आराम से सो गए।
अगले दिन कुछ लोग कुत्तों को पकड़ने आए थे तो वो ईशान के कुत्ते को भी ले जाते हैं और इस तरह से ईशान वापिस से अकेला हो गया। तो जब जिया मुदानिया पहुंचा तो उसने नाविक से अपना सामान मांगा, लेकिन उसने नहीं दिया। तो जिया खाली हाथ ही चल पड़ा। वो घोड़ा गाड़ी के जरिए अपने गांव तक पहुंच गया। घर पहुंचने पर वो सीधा अपने कमरे में जाके सो गया, क्योंकि सफर की वजह से उसकी हालत बिल्कुल खराब हो चुकी थी और उसे बुखार भी हो गया था। जिया को इस हालत में देखने के बाद उसकी नानी काफी परेशान हो जाती है। वहाँ इस्तांबुल के बाजार में एक आदमी के ऊपर अनाज की बोरियां गिर जाती है तो उसकी माँ मदद के लिए चिल्लाती है। तो कई लोगों ने मदद की, लेकिन वो उन बोरियों के नीचे से लड़के को बाहर नहीं निकाल सके। ये सब ईशान ने देखा तो उसने अपनी ताकत लगा के उस लड़के को बचा लिया। तो जब ईशान मर के वापिस से जिंदा हुआ तो उसके अंदर ताकत आ गई। तभी वहाँ पर बाजार में वसीली भी मौजूद था, जो सर्कस का ओनर था, और वो ये देखने के बाद काफी हैरान हुआ और ईशान को अपने साथ ले गया। दोनों हमदी बाबा के पास चले गए। वहाँ ईशान ने खाना खाया और उसे कुछ पुरानी बातें भी याद आने लगी। हमदी बाबा ईशान को नहीं पहचान पाए, क्योंकि उसने अपने मुंह को काले कपड़े से छुपा रखा था। और इसके बाद वो वहाँ से सर्कस वाली जगह पर चले जाते हैं। वहाँ जाने पर वसीली ने सबको बताया, ये काफी ताकतवर है, हम इसे जो भी चीज तोड़ने के लिए देंगे वो उन्हें तोड़ देगा। तो वसीली ने उसे लकड़ी का टुकड़ा दिया और ईशान ने उसे तोड़ दिया। इसके बाद सभी लोग सर्कस की तैयारी करने लग जाते हैं और रात में नाटक शुरू होता है। तो फतीमी गाना गाती है, लेकिन उसकी हाइट छोटी होने के कारण लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। तब ईशान को गुस्सा आया, लेकिन वसीली ने उसे रोक दिया। इसके बाद दो जुड़वा स्टेज पे आते हैं। हालांकि दोनों को गम के जरिए जोड़ा गया था। फिर एक आदमी अपने गले में सांप डालता है, जिसे देखने के बाद लोग काफी डर जाते हैं और भाग जाते हैं। वहीं ईशान को अपनी कुछ पुरानी बातें याद आती है और उसे नर्क दिखाई देता है। जिया नींद में बोलता है कि नर्क से उठो। वहाँ ईशान की नींद खुल जाती है और वो बोलने लगता है, उठूंगा। तो जिया के आने के बाद उसके पापा मुजफ्फर और एशिया भी घर पे पहुंच जाते हैं। इसी के साथ जिया की तबीयत भी ठीक होने लगती है। तब एशिया ने कहा कि जब तक तुम मुझे सच नहीं बता देते कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, तब तक हमारी शादी नहीं हो सकती। वहाँ हुसैन ईशान को जंजीर कैसे तोड़नी है वो सिखा रहा था, क्योंकि वो पहले सर्कस में खुद यही काम करता था, लेकिन बीमार होने के कारण उसे ये सब बंद करना पड़ा। फिर मरिका ईशान के लिए एक मास्क बना के लाई, ताकि उसका जला हुआ चेहरा लोगों को दिखाई ना दे। इसके बाद सभी लोग खाना खाते हुए अगली जगह पर जाने का प्लान बना रहे थे। वसीली ने बताया कि हम नाव के जरिए जाने वाले हैं। इसी के साथ ही ईशान अब बोलने भी लग गया था और उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो भी उसे याद आने लगा था। मरिका थोड़ी बीमार थी तो ईशान ने उसकी दवाई का नाम पढ़ा और कहा कि ये दवाई ठीक है, तुम्हें नुकसान नहीं करेगी। वहाँ जिया ने एशिया से कहा कि मैं इस्तांबुल में जिस तकलीफ से गुजरा उसके बारे में मैंने तुम्हें नहीं बताया, क्योंकि तुम बेवजह दुखी होती। अगर तुम्हारी हाँ है तो हम फार्म हाउस में जाके एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। इसके बाद वसीली और मरिका दोनों बाजार में जाके लोगों को सर्कस के बारे में बताते हैं। वहाँ पर दो आदमी मरिका को गंदी नजर से देखते हैं। इसके बाद रात में सर्कस शुरू होता है और काफी ज्यादा संख्या में लोग आते हैं। तब ईशान को जंजीर तोड़ने के लिए बुलाया जाता है और वो जंजीर को तोड़ भी देता है, जिसे देखने के बाद लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तभी ऑडियंस में से एक आदमी कहने लगता है कि ये बिल्कुल फर्जी है। तब वसीली ने कहा कि तुम यहाँ आओ और इन डंबल को उठा के दिखाओ। तो वो आदमी अपनी सारी ताकत लगा के डंबल को उठा लेता है। तो वसीली ने कहा, अब तुम ईशान को देखो। वो अपने दोनों हाथों से दोनों डंबल को उठा लेगा। और ईशान के ऐसा करने के बाद सभी लोग हैरानी के साथ तालियां बजाने लगते हैं। तब ऑडियंस में से एक बच्चा स्टेज पे आके ईशान से कहने लगता है कि मुझे भी उठाओ। जब ईशान ने उसे उठाया तो बच्चे ने उसके मास्क को हटा दिया। तो ईशान का जला हुआ चेहरा देखने के बाद सभी लोग डर जाते हैं और उसे भूत समझने लगते हैं। इसी के साथ ही सभी लोग वहां से चले जाते हैं। इसके बाद रात होने पर जो लोग बाजार में मरिका को गंदी नजर से देख रहे थे वो आ जाते हैं और वो मरिका को अकेले में मिलने के लिए बुलाते हैं, लेकिन मरिका ऐसा नहीं करती। तो वो दोनों गंदे तरीके से बात करने लग जाते हैं। तभी ईशान उन दोनों को मार के वहां से भगा देता है। जाते हुए उन्होंने कहा कि तुम्हारे साथ ठीक नहीं होगा
अगले दिन सुबह होने पर वो दोनों आदमी पुलिस वालों को लेकर आते हैं। तब पुलिस वाले ने सभी सर्कस वालों की आईडी मांगी तो वसीली उन्हें लेकर आ गया, लेकिन पुलिस वाले ने मरिका को धंधे वाली कहा और उसके सामने गन निकाल ली। मरिका ने भी चाकू निकाल लिया और कहा कि मैं खुद को मार दूंगी, लेकिन तुम्हें इन सबको छोड़ना होगा। तभी ईशान वहां आके पुलिस वाले के पास जाने लगा, लेकिन तभी हुसैन ने पुलिस वाले पे गोली चला दी और बाकी लोग वहां से भाग गए। इसके बाद हुसैन अपने आप पे गोली चला लेता है और बाकी लोग ईशान को वहां से जाने के लिए कहते हैं। वहां जिया और ऐसी है अपने फार्म हाउस में नया घर बनाने और अपनी शादी की बात मुजफ्फर से करते हैं। तो ईशान पैदल चलता हुआ एक गांव में पहुंचता है। वहां वो एक भोले आदमी जाफर की मदद करता है जिसे 2 बच्चे परेशान कर रहे थे। फिर वो गांव में एक बुढ़िया के घर के पास से जा रहा था। बुढ़िया का नाम नाना था। उसे ऐसा लगा कि वहां जाफर है। उसने कहा कि कल सुबह आना जाफर, मैं तुम्हें अंडा और ब्रेड दे दूंगी। लेकिन वहां ईशान था। वो जानवरों वाले कमरे में चला जाता है। तब उसने एक छोटे से हॉल से देखा तो नाना इस्मा को बुला रही थी। तब ईशान ने भी इस्मा का नाम बोल दिया तो नाना हॉल में से देखने लगी और फिर वो जानवरों वाले कमरे में आ गई और कहने लगी कि कौन है। तो ईशान ने कोई जवाब नहीं दिया। तब पता चलता है कि नाना को दिखाई नहीं देता और फिर वो वहां से चली गई। घर में इस्मा लकड़ी के फर्श के नीचे छुप गई थी क्योंकि उसे लगा कि कोई अनजान आदमी आया है। तब दोनों बात करते हैं कि लकड़ियां खत्म होने वाली है और खाने के लिए भी कुछ नहीं है। उनकी बातें ईशान सुन रहा था। तो वो जंगल में जाके लकड़ियां और एक खरगोश को मार के उनके घर के सामने रख देता है। तो जब नाना बाहर गई तो उसने हाथ लगा के देखा कि वहां पहले से ही लकड़ियां और जानवर पड़ा है। उसे लगा कि किसी भले आदमी ने उनकी मदद की है। तो वो आराम से खाना खा के सो गए। अगले दिन दरवाजे पे ब्रेड और अंडा पड़ा था तो ईशान ने वो खा लिया और सामने नाना अपना काम कर रही थी। इसके बाद नाना जानवरों वाले कमरे में आई और वो मुर्गियों को बाहर निकालने लगी। फिर वो ईशान के पास आके बैठ गई। उसने कहा कि मैं जाफर नहीं हूँ। तो नाना ने जवाब में बोला, मुझे पता है, क्या तुम उस लड़की को मारने आए हो? तो ईशान ने कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मेरा यहाँ कोई नहीं है। इसके बाद नाना ने उसके चेहरे को छुआ और कहा कि मैं तुमसे इसके बारे में कभी नहीं पूछूंगी कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। इस्मा दीवार पे कान लगा के ये सब सुन रही थी। इसके बाद नाना इस्मा को सब बता देती है कि उस आदमी का नाम ईशान है और वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। फिर इस्मा और ईशान दोनों आपस में बातें करने लग जाते हैं। ईशान ने कहा कि तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है और तुम किससे छुप रही हो। इस्मा ने बताया कि वो प्रेग्नेंट है। उसके चाचा के लड़के ने उसके साथ ये किया और कहा कि अगर किसी को बताया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। और जब इस्मा प्रेग्नेंट हुई तो सभी ने उस पर इल्जाम लगाया और वो लोग इस्मा को मारने ही वाले थे। तभी नाना ने उसे बचा लिया और वो यहाँ रहने लगी। उसके चाचा, उसके पापा सब उसे मारना चाहते थे। वो इस्मा को ढूंढते हुए नाना के पास भी आए थे और इस्मा ने नीचे छुप के ये सब सुना। तो फिर नाना ने अफवाह फैला दी कि इस्मा इस्तांबुल में जादू टोना करती है ताकि वो कुछ ना करे और इस तरह से वो बच गई। वहाँ एसी और जिया के शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है और यहाँ ईशान जानवरों के कमरे को सजाने लगता है क्योंकि उसे यहीं पर सोना था। समय बीतने के साथ साथ इस्मा और ईशान को आपस में प्यार होने लगता है। फिर दीवार में बड़ा होल कर दिया जाता है ताकि वो ईशान को खाना दे सके और ईशान भी इस्मा को फल और फूल देता है। फिर एक रात इस्मा के पेट में दर्द होने लगता है, यानी बच्चे के बाहर आने का समय हो चुका था। तो इस काम में ईशान उसकी मदद करता है। तो इस दौरान इस्मा ईशान के चेहरे को देख लेती है। उसे पता था कि उसका चेहरा खराब है, लेकिन वो उसे प्यार करने लगी थी। इसके बाद दोनों साथ रहने लग जाते हैं। तब गली में 2 महिलाएं आपस में बात कर रही थी कि नाना के घर में बच्चे के रोने की आवाज आती है। ईशान नाना से इस्मा के साथ शादी के बारे में पूछता है तो नाना भी ये सुन के खुश हो जाती है और इस्मा भी हाँ बोल देती है। लेकिन इसके थोड़ी देर बाद ही इस्मा के चाचा कुछ लोगों के साथ आते हैं और वो उस पे गोली चला देते हैं। तो इस्मा की मौके पे ही मौत हो जाती है। तब ईशान को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो 2 आदमियों की आंखें निकाल लेता है और एक को गोली से मार देता है। वहाँ मुजफ्फर ने जिया से हमदी बाबा को शादी में बुलाने के लिए कहा तो जिया ने बताया कि अगर वो शादी में आएंगे
तो उन्हें अपनी दुकान बंद करनी होगी और वो हमारे लिए काफी महंगे तोहफे भी लेकर आएंगे, इसलिए उन्हें नहीं बुलाना चाहिए। शादी के बाद मैं और एसीए उनसे मिलकर आएंगे। फिर मुजफ्फर ने जिया से कहा कि जब तुम इस्तांबुल में थे तो क्या तुम किसी की मौत के जिम्मेदार थे? तो जिया ने जवाब दिया, नहीं। वहाँ ईशान ने उन लोगों की गर्दन काट के गांव के लोगों के सामने फेंकते हुए कहा, अगर नाना या बच्चे को कुछ भी हुआ तो मैं वापिस आके तुम सबको मार दूंगा। जाते हुए उसने जाफर से कहा कि तुम नाना और बच्चे का ध्यान रखना, तो वो मान भी जाता है। फिर ईशान ने नानी से बोला, मैं वापिस आऊंगा इस्मा के साथ, और फिर वो इस्मा की लाश लेके वहां से चला जाता है। वो इस्मा की लाश को बर्फीले पहाड़ों में ले जाके दफना देता है। उधर जिया और एशिया की शादी भी हो चुकी थी। तभी ईशान को कुछ लोग पहाड़ों की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं, तो ईशान घोड़े के जरिए जिया के घर तक पहुंच जाता है। शादी होने के बाद दोनों घोड़ा गाड़ी पे बैठ के फार्म हाउस की तरफ जा रहे होते हैं, तो गाड़ी के पीछे जो ताबूत था उसमें ईशान लेटा हुआ था। दोनों घर में जाके प्यार करने लगते हैं, लेकिन एशिया ने कहा, पहले तुम नहा के आओ और नमाज पढ़ो, फिर हम ये सब करेंगे। तो जब जिया नहाने गया तो कमरे में एशिया अकेली थी और वो ईशान को देखने के बाद डर जाती है। इसके बाद जब जिया नमाज पढ़ के ऊपर कमरे में आया तो उसे एशिया दिखाई नहीं दी, तो वो उसे ढूंढने लग जाता है, लेकिन तभी वहाँ ईशान आ जाता है। जिया को बंदी बनाने के बाद ईशान ने कहा, मैं बोल सकता हूँ और अपनी बात बता सकता हूँ, लेकिन जिया सिर्फ एशिया का नाम बोलने की कोशिश कर रहा था। तो ईशान ने बताया कि मैंने उसे मार दिया। मैं जहाँ गया मौत परछाई बन के चली है। मैं लाश बनकर घूमता रहा और लोगों को मौत बांटता रहा। इसके बाद ईशान ने जिया के मुंह से पट्टी हटा दी, तो उसने रोते हुए कहा कि आप जो बोलेंगे वो मैं करूँगा। तो फिर ईशान एशिया को लेके आ जाता है। वो बिल्कुल ठीक और जिंदा थी। ईशान ने बताया कि मैं प्यार की वजह से यहाँ आया हूँ। अगर जिया तुमने मेरा कहा नहीं माना तो मैं तुम दोनों को मार दूंगा। हम वो मशीन फिर से बनाएंगे। और एशिया, अगर तुमने किसी से कुछ कहा और किसी को हमारे पीछे भेजा तो मैं जिया को मार दूंगा। इसी के साथ जिया ईशान को लेकर चला जाता है। रास्ते में वो नाना से मिलकर आगे बढ़ते हैं। वहाँ एशिया भी घर की तरफ निकल पड़ती है। दोनों एक जगह जाके आराम करते हैं और कुछ खाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पहाड़ चढ़ना था। तो जब वो चढ़ाई शुरू करते हैं तो ईशान अपनी कहानी बताने लगता है कि मुझे सब कुछ याद आने लगा था, पास्ट के साथ साथ फ्यूचर भी। आने वाले दिनों में बहुत जंगें होंगी, लोग बड़ी बड़ी इमारतें बनाएंगे, लेकिन एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। वहाँ मेरे जैसे लाखों थे और मैं नरक से गुजर रहा था। वहाँ मुझे इस्मा के हत्यारे दिखे, उनकी आत्मा जल रही थी। जिया ने कहा कि तुम बिल्कुल पागल हो चुके हो। ईशान ने जवाब दिया, हाँ। तब तेरी आवाज सुनाई दी, उठो। जैसे ही मैंने तेरी आवाज सुनी तो मुझे ऐसा लगा कि मैं दोबारा जन्म ले रहा हूँ। जिया चिल्लाने लगता है कि क्या मैं वहाँ अकेला था? मशीन को किसने बनाया? किताब किसके पास थी? तो इस पर ईशान ने बोला, मैंने तुमसे कहा था कि हम इंसानों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं तो उस पे जानवरों का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन तुमने मेरा ही इस्तेमाल किया। ईशान को इस बात का गुस्सा था कि जिया उसे अकेला छोड़ के चला गया। इस पर जिया ने कहा कि मैं डर गया था, लेकिन ईशान ने जवाब दिया, नहीं, तुम डरे नहीं थे। तुमने अपनी तलाश करने की जिद को पूरा किया, ठीक उन ताकतों के जैसे जो दुनिया पर हुकूमत करते हैं, और उसे बचाने के बदले तुमने सब कुछ बर्बाद करके उसे छोड़ दिया। उन यादों ने मेरे दिमाग को फिर से जिंदा किया। मैंने अपनी जिंदगी को देखा बिल्कुल अकेले। एशिया ने घर जाके बताया कि जिया को ईशान अपने साथ ले गया है। अगर हमने पुलिस को बताया तो वो उसे मार देगा। ये सुनकर मुजफ्फर को काफी गुस्सा आया। उसे लगा कि ईशान पागल हो चुका है। मुजफ्फर के पूछने पे एशिया ने बताया कि वो किसी मशीन के बारे में बात कर रहे थे। उसने बताया कि वो इस्तांबुल में जलकर मर गया, और मुझे लगता है आग लगने के वक्त जिया भी वहीं पर था। वो उस मशीन को फिर से बनाने की बात कर रहा था। ईशान ने बताया कि फिर मैं सर्कस में काम करने लग गया। तब मुझे पता चला कि लोग उनसे कितनी नफरत करते हैं जो थोड़े से अलग होते हैं, और हम यहाँ इस्मा के लिए आए हैं। वहाँ मुजफ्फर को ईशान का एड्रेस मिल जाता है, क्योंकि वो उसे खत भेजता था।
एशिया ने बताया कि अगर जिया वो करता है जो ईशान चाहता है तो वो उसे कुछ नहीं करेगा। इसके बाद मुजफ्फर और हुस्नू दोनों पुलिस स्टेशन चले जाते हैं और फिर वो इस्तांबुल की तरफ रवाना होने का प्लान बनाते हैं। वहाँ पहाड़ों में ज्यादा सर्दी होने के कारण जिया थोड़ा बीमार होने लगता है, तो ईशान उसे सैनिकों के पास छोड़ आता है ताकि वो उसे ठीक कर सके। और जब जिया ठीक होने लगता है तो वो उन सैनिकों को अपनी कहानी सुनाने लगता है जो भी उसके साथ हुआ। तब कैप्टन ओमेर ने कहा कि ये कहानी दुखों से भरी है, लेकिन ये सीख देती है अगर जिया तुम बुरा ना मानो तो जो तुमने कहा क्या उस पर मैं किताब लिख सकता हूँ। तो जिया भी इसके लिए मान जाता है। इसके बाद ईशान उन सैनिकों के लिए खजाना लेकर आता है और उन्हें कहता है कि इसे आपस में बांट लो। तो इसी बात को लेकर उन लोगों में बहस शुरू हो जाती है और वो एक दूसरे पे गोली चलाने लगते हैं। तो इसी बीच एक गोली जिया को भी लग जाती है। मुजफ्फर, एसीए और उसके पापा हुस्नू अब इस्तांबुल पहुंच चुके थे। फिर वो ईशान के घर तक चले जाते हैं, लेकिन उसका घर पूरा जल चुका था। तभी वहां अर्थक्वेक आता है और जिया ने जो पुनर्जन्म वाली किताब को जमीन में दफनाया था वो बाहर आ जाती है। तो मुजफ्फर उसे उठा लेते हैं। वहाँ ईशान ने कैप्टन ओमेर से बोला कि उस खजाने में नाना और बच्चे का भी हिस्सा है। तुमने जिया की कहानी में सुना होगा, ढलान पर गांव में घर है, वहां पर पहुंचा देना। तो ओमेर ने कहा कि ठीक है, पर क्या तुम उस बच्चे से नहीं मिलना चाहोगे। ईशान ने जवाब दिया, नहीं, मैंने जिसे भी अपना माना वो मारा गया। ओमेर ईशान को अपने साथ जाने के लिए कहते हैं, लेकिन वो मना कर देता है। इसके बाद सैनिक अपने घरों की तरफ जाने की तैयारियां करने लगते हैं। तब ओमेर को अपनी पॉकेट में से एक खत मिलता है जिसमें जिया ने लिखा था, जब आप सो रहे थे तब मैंने ये खत लिखा, अगर मुझे कुछ हो जाए तो एसिए से कह देना कि वो मुझे भूल जाए और ये खत उसे दे देना। ईशान जिया को अपने साथ लेके पहाड़ों की तरफ निकल जाता है। इसके बाद एक सीन दिखाया जाता है जिसमें ओमेर अपने घर पहुंच गए थे। फिर वो नाना और बच्चे के पास चले जाते हैं ताकि वो उनको भी खजाने का हिस्सा दे सके। फिर वो एशिया के घर के बाहर जिया का खत रख के चले जाते हैं। एशिया खत को पढ़ने के बाद रोने लगती है। ओमेर ने भी किताब में कहानी लिखनी शुरू कर दी थी। इसके बाद पहाड़ों का सीन दिखाया जाता है। वहाँ ऊपर एक पत्थर के पास जिया और ईशान दोनों सर्दी की वजह से जम चुके थे। और इसी के साथ इस सीरीज का लास्ट एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो आपको इस सीरीज की एक्सप्लेन वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।